आज के दिन थर्सडे के दिन हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर के द्वारा किरण रिजिजू जी के द्वारा जो है बहुत बड़े बड़े राज्यसभा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पे चर्चा करी गई है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो के अंदर भी ये मुद्दा छेड़ा था। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा सभी लोगों के बिहाफ पे एक बहुत बड़ा प्रपोजल रखा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर्स, और जो हाई कोर्ट के जजेस होती है उनका जो है रिटायरमेंट की एज होती है 62 ईयर्स। तो जब कोई एक 70 से 75 साल का जो वकील होता है, एडवोकेट होता है, जब वो एडवोकेट जो है अपने कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करता है, वो अपना आर्गुमेंट करते हुए घबराता नहीं है और अपने आप को एज अ रिटायरमेंट होने के लिए जताता नहीं है, तो क्या यहां पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट एज होती है हम उसको बढ़ा नहीं सकते? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के एज की रिटायरमेंट एज हम 65 की बजाय 70 साल कर दें, और हाई कोर्ट के जजेस की जो है हम उम्र जो है रिटायरमेंट की वो 62 साल की बजाय 65 साल तक कर दें, तो क्या ये सही नहीं रहेगा? जब वकील भी तो यार अपने तौर पे 70 से 75 साल तक की उम्र तक वो रिटायरमेंट अपना लेते नहीं है, अपना काम करते रहते हैं, अपना आर्गुमेंट करते रहते हैं, इतना कॉन्फिडेंट होते हैं वो और इतना बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से वो काम करते हैं। तो यहां पर इस मुद्दे पे भी चर्चा होनी चाहिए और सरकार को यहां पर ये रिकमेंडेशन मानना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की जो एज है वो बढ़ानी चाहिए। इसी बात को लेते हुए आज यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू जी के द्वारा जो है राज्यसभा के अंदर बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट मुद्दा रेज करा गया है कि भाई हम जो है कोई भी तरह का प्रपोजल इस तरह का कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज बढ़ा दी जाए रिटायरमेंट की और हाई कोर्ट के जजेस की जो एज है रिटायरमेंट की वो बढ़ा दी जाए, हम ऐसा प्रपोजल सरकार के सामने नहीं रखेंगे। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। पहला क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा, आप वीडियो को पॉज करके मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि अभी करंटली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, उनका नाम क्या है? आप लोग इसका जवाब जानते हो तो वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स के अंदर अभी के अभी ये पॉइंट बताइएगा जरूर। यूनियन लॉ मिनिस्टर के द्वारा ये बोला गया है कि भाई देखो, ऐसा हम प्रपोजल तो पास नहीं करेंगे। पहली बात क्यों? क्योंकि इसको अप्रूवल देने के लिए ना इसके अंदर बहुत ही ज्यादा ब्रॉड कंसल्टेशन की जरूरत है। फॉर एग्जांपल हमारे को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के साथ मिलके यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो है मिलके और डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के साथ मिलके और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के साथ हमारे को मिलके और लीगल लुमिनरीज के साथ मिलके और जो अदर स्टेक होल्डर्स होते हैं उन सभी लोगों के साथ हमारे को ब्रॉड तरीके से कंसल्टेशन रखना पड़ेगा कि आने वाले 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के अंदर क्या इंपैक्ट आएगा कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो उम्र है वो बढ़ा देते हैं या हाई कोर्ट के जजेस की जो उम्र है वो बढ़ा देते हैं। तो अगर हमारे पास ये ब्रॉड कंसल्टेशन नहीं होगा, ब्रॉड व्यू नहीं होगा, तो ऐसा कदम लेना बहुत ही ज्यादा घातक होगा। तो और यहां पर दूसरी एक मुद्दे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चर्चा की वाली बात करी गई है कि पेंडेंसी ऑफ द केसेस, कि हमारे कोर्ट्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर कोर्ट्स जो हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं वहां पे कितने केसेस पेंडिंग है और कितने जो है वहां पे वैकेंसीज पेंडिंग है। इस पे मेन मुद्दे की बात होनी चाहिए। जैसे कि यहां पर हम बात करें 4 करोड़ से ऊपर हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में केसेस अभी पेंडिंग है। भाई साहब उनकी सुनवाई हुई नहीं है और जिनकी सुनवाई हुई है उनको एडजर्नमेंट के लिए डाला हुआ है, तो ये इतनी बड़ी बात है। दूसरी बात यहां पर जो है 59.5 लाख केसेस जो है केवल और केवल हाई कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग है। अब आप लोग बताइए, दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा कि हमारे इंडिया के अंदर अभी करंटली कितने हाई कोर्ट्स हैं, जो हाई कोर्ट्स हैं वो आप लोग बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स के अंदर। दूसरा क्वेश्चन एक ही है, सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है और सबसे नया हाई कोर्ट अभी लेटेस्ट कोई हाई कोर्ट बना है या नहीं बना है? आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर ये 2 क्वेश्चन साथ में मिलकर बताइएगा जरूर। दूसरा 72,000 केसेस केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। यार जब तक हम इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे, इनको रिजॉल्व कैसे कराया जाए, तो हमारे को रिटायरमेंट एज बढ़ाने के लिए ब्रॉड व्यू सोचने का भी एक अलग मुद्दा है। तो इसी वजह से जो हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू जी के द्वारा एक बात यह भी बोली गई है कि इसको जो पर्टिकुलर केसेस हमारे जो पेंडिंग में है, यार इसका कोई भी ना डायरेक्ट रोल है ही नहीं। एक बात बताइए, यहां पे जो है कोई डायरेक्ट रोल है ही नहीं डिस्पोज ऑफ करने का, कि अगर कोई सी केस की सुनवाई नहीं हुई है, यहां पे कोई फैक्ट्स पेश नहीं हुए हैं, एविडेंस जो है अब तक लेकर नहीं आए हैं और भी बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं, तो हम केस को डिस्पोज ऑफ करने का कोई डायरेक्ट मुद्दा कैसे बना देंगे? हम ये थोड़ी ना बोलेंगे जजेस को कि जाओ केस को एकदम जो है रफा दफा कर दो, केस को जो एकदम खत्म कर दो। यार ऐसे तो फिर जस्टिस किस बात का रहा? डिस्पोज ऑफ करने का एक अलग मैकेनिज्म है, बहुत सारे अलग अलग सेवरल फैक्टर्स जो है यहाँ पे लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जजेस को जो है सैंक्शन करी हुई है सीट्स कितनी? 24,631 सीट्स ओवरऑल जुडिशरी के अंदर सैंक्शन करी हुई है। लेकिन अभी हमारे जुडिशरी में वर्किंग स्ट्रेंथ कितनी है? 19,000
289 यानी कि 19,289 सीट्स अभी वर्किंग में है, लेकिन पेंडिंग कितनी हुई 5,342 सीट्स अभी पेंडिंग में है, जो है अभी खाली पड़ी हुई है, यानी कि उनका भर्ती करना अभी जायज है और उनको भी भर्ती करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर मेन मुद्दे वाली बात है कि यहां पर 5,342 जो सीट्स अभी खाली है उनको भरा जाना चाहिए। दूसरी बात यहां पे बोला गया कि भाई हम पेंडिंग केसेस को, पेंडिंग सीट्स को हम जो है वर्किंग स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका एक ही मुद्दा है, कोलैबोरेशन करा जाएगा एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के साथ में। आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई भी हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज चुनना होता है तो एक कोलेजियम होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो नाम रिकमेंड करके जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजा जाता है और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो रिकमेंडेशन कोलेजियम के द्वारा दिया जाता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर्टिकुलर हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करा जाता है, सुप्रीम कोर्ट का जज भी अपॉइंट करा जाता है, और भी अलग अलग मुद्दे होते हैं। और डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की मैं बात करूं उनके लिए तो एग्जाम्स होते हैं, हायर जुडिशरी का और लोअर जुडिशरी का। जैसे कोई बच्चा एलएलबी अपना जस्ट पास करके जाता है तो वो लोअर जुडिशरी का एग्जाम देता है, और अगर किसी एडवोकेट को 7 साल का प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एज एन एडवोकेट का एक्सपीरियंस होता है तो वो डायरेक्ट हायर जुडिशरी का भी एग्जाम दे सकता है। तो ये जो है वर्किंग स्ट्रेंथ हमारे को बनाने के लिए पेंडिंग केसेस को सीट्स हमें भरनी पड़ेगी कोलैबोरेशन ऑफ द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव के तौर पे। तो ये एक दूसरा मुद्दा हो गया। तीसरी बात यहां पे आई कि भाई देखो हमने जो है खर्चा कितना करा है, हमने जो है डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर जुडिशरी के लिए टोटल 692.14 करोड़ रुपए अभी तक हम खर्च कर चुके हैं। दूसरी बात हमने ई प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी हमने जो है काम करा है, ई प्रोजेक्ट्स के तौर पे भी हमने जो है ई कोर्ट्स के तौर पे, ई कोर्ट्स का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें भी हमने टोटल 98.30 करोड़ रुपीस अब तक हम खर्च कर चुके हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्राम न्यायालय एक्सेट्रा के तौर पे। तो इसीलिए ये जो अभी आप बोल रहे हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कि यहां पे आप प्रपोजल हमारा एक्सेप्ट करिए सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस को जो है रिटायरमेंट एज बढ़ाने के लिए, ये भी अप्रूवल नहीं हो सकता है। अब आप लोग बताइए कि पूरी वीडियो समझने के बाद में जो इन्होंने अलग अलग अपने फैक्टर्स बताए हैं, ज्यादा जो मुद्दा हमारे को इंप्लीमेंटेशन के लिए सोचना चाहिए वो कौन सा मुद्दा हो सकता है? क्या यहां पे रिटायरमेंट और एज बढ़ाने का मुद्दा सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी नजर में? अगर हम रिटायरमेंट एज बढ़ा देंगे तो ये जो फिगर्स है पेंडिंग केसेस की ये कम हो सकती है, या फिर हम जो है वर्किंग स्ट्रेंथ को, जो हमारी पेंडिंग स्ट्रेंथ है उसको हम वर्किंग स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करेंगे तो क्या इससे इफेक्टिव तरीके से हमारे जो ये केसेस पेंडिंग में है ये हम जो है कम कर सकते हैं, या फिर और भी आपके तौर पे कोई फैक्टर हो। दूसरा एक मुद्दा जो भी ऑफिशियली नहीं बताया हुआ लेकिन ये मेरा पर्सनल एजम्पशन है, जब जैसे कि मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं उसको देखते हुए कि फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की हम बात करते हैं तो वहां पे जजेस जो है अपना एडवोकेट केस लेके जाता है और अपने जज साहब का वेट कर रहा होता है, लेकिन ड्यूरिंग द वेटिंग पीरियड जब हम वेट कर रहे होते हैं उस टाइम पता लगता है यार जजेस तो आज, जो जज साहब है वो तो आज आए नहीं है, जज साहब तो आज एब्सेंट है, जज साहब तो आज छुट्टी पे है, तो जो केस आज सुनवाई हो जानी चाहिए थी वो अब पता नहीं नेक्स्ट हियरिंग पे केस आपका चढ़ जाता है। तो यहां पर जो ये जजेस की जो छुट्टी होती है इसका कोई मैकेनिज्म क्रिएट करना चाहिए स्ट्रिक्ट तौर पर या नहीं? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो आपको पता है क्या करना होता है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, लोगों को वीडियो को शेयर करके उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू हमें लेना बहुत जरूरी है, तो वीडियो को शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। लाइक और डिसलाइक करना आपके लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल रहेगा। क्यों? उससे मुझे पता लगता है कि आपको जो मेरे द्वारा इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो कितनी अच्छी है और कितनी बेकार है या कितना इंप्रूवमेंट करना चाहिए। तो आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।